जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त सम्राट स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की भर्ती आ चुकी है। एक तरह से कह सकते हैं अभी उत्तर प्रदेश में भर्तियों की बाढ़ आने वाली है। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी आएगी। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं होम गार्ड भर्ती के बेस पर। तो मैंने सोचा इस पर मैं एक वीडियो बना दूं। और जो होमगार्ड के पेपर में आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से कुछ टॉपिक जो पेपर में पूछे गए हैं यानी पूछे जाने वाले हैं, तो उनसे संबंधित आपको कुछ जानकारी दूं। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती में अभी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 के 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे, जिनमें से कुछ यूपी स्पेशल होंगे, करंट के क्वेश्चन होंगे और हमारी ट्रेडिशनल जीके होगी, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके इसका पार्ट होगा। तो मैंने सोचा एक उत्तर प्रदेश से संबंधित जो यूपी स्पेशल का पार्ट है, एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं और जो भी सिलेबस में है उसको हम चीज़ों को देख लेते हैं, क्या क्या उत्तर प्रदेश से जो है होमगार्ड के पेपर में आएगा। तो वो यूपी स्पेशल का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है वेबसाइट पर। तो छोटा सा है सिलेबस उत्तर प्रदेश से संबंधित, पूरी यूपी जीके जो है उसमें नहीं पूछी जाएगी। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, जो उस पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा से क्वेश्चन आएंगे, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी विशिष्ट जानकारी एक वर्ड यहाँ पे जोड़ दिया है। तो विशिष्ट जानकारी का मतलब है आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, डीपली नॉलेज आपको इन चीज़ों की होनी चाहिए, विशेष रूप से जो है पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख मेले और स्थानीय त्योहार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। मेले और स्थानीय त्योहारों से भी क्वेश्चन आपका आएगा, ये भी सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद खेल, पुरस्कार और उपलब्धियां, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये यूपी होमगार्ड के पेपर का जो है सिलेबस दिया हुआ है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे और ये चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाएंगी। तो मैंने आज एक छोटा सा वीडियो बनाया है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर, तो इसको हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे इसमें से जो है कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और देन उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। पहले तो हम ये सिलेबस को कवर कर लेंगे जो दिया हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा वाइड जो पेपर में पूछ लिया जाता है तो हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे सिलेबस खत्म करने के बाद। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते हैं हम आगे। तो उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसका परिचय देख लेते हैं, वहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है और प्राकृतिक संसाधनों में जो है कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश एक समृद्ध राज्य है जहाँ विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। प्राकृतिक संसाधनों का मतलब जैसे भूमि हो गया, जल, ये भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है। वन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। खनिज, वन्य जीव एवं ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधनों में हमारा जो हमारी सोलर ऊर्जा है, एनटीपीसी है उत्तर प्रदेश में, उसकी इकाइयाँ हैं। तो उन सब से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं आपके पेपर में। ये जो संसाधन है राज्य के कृषि, उद्योग, व्यापार और समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपने समझ लिया होगा प्राकृतिक संसाधनों में हमें क्या पढ़ना है, भूमि, जल, वन, खनिज और वन्य जीव, और उसके बाद ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश में भूमि संसाधन को आज हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। ठीक, देन उसकी आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बात कहना चाहूँगा साथियों, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आप शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है उनको भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो भी कुछ इससे सीखें। तो भूमि संसाधन में हम आज डिस्कस करेंगे पहले परिचय। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भूमि संसाधन राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्ति है। जो भूमि है ये सबसे महत्वपूर्ण राज्य की जो प्राकृतिक संपत्ति मानी जाती है। उसके बाद राज्य का बड़ा हिस्सा कृषि योग्य है। हमारा जो प्रदेश है उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो कृषि योग्य है, जिससे यह भारत के प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों में से एक माना जाता है। जो हमारा स्टेट है वो कृषि प्रधान राज्यों में से एक है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुल भूमि का क्षेत्रफल, यानी जो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है वो 240,928 वर्ग किलोमीटर है। हमारे प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 240,928 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है पूरे भारत का क्षेत्रफल है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं राज्य का लगभग 68 से 70% भाग जो है वो कृषि योग्य। हमारे जो राज्य का 68 से 70% भाग है वो कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, इसलिए कृषि प्रधान राज्य कहलाता है। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं भूमि के प्रकार। हमारी जो भूमि के प्रकार है प्रदेश में वो किन किन प्रकारों में उसको विभाजित किया गया है। जैसे हम बात कर लेते हैं खादर भूमि की। ठीक है, तो अभी मैं जो है एक तरह बेस आपका तैयार कर रहा हूँ, हम बेस पहले बना लें, उसके बाद हम जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले आप दिन इन चीज़ों को देख लेंगे, आपकी समझ थोड़ी सी जो है विकसित हो जाएगी। उसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं आप अच्छी तरह से समझने लगोगे। ठीक है, आपको जो है चीज़ें पकड़ में आने लगेंगी अच्छे तरीके से, फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ भूमि के प्रकारों की, तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा है खादर भूमि। खादर भूमि क्या होती है इसको देख लेते हैं। यह भूमि नदियों के किनारे पाई जाती है। जो भी हमारी नदियाँ होती हैं, जैसे गंगा नदी है, ठीक है, यमुना नदी है, घाघरा है, गोमती, इन नदियों के किनारे जो है, इन नदियों के तट पर, किनारे का मतलब है 3 से 4 किलोमीटर के जो आसपास का जो एरिया होता है, वो जो भूमि होती है, ठीक है, उसको खादर भूमि बोलते हैं। यह भूमि नदियों के किनारे पाई जाती है, जैसे गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती, ये उत्तर प्रदेश की जो है इंपॉर्टेंट नदियां हैं। तो इन नदियों के किनारे मिट्टी अधिकतर पाई जाती है। यह मिट्टी जो है नई, जलोढ़ और अत्यंत उपजाऊ होती है। ठीक है, ये जो मिट्टी होती है यहाँ की, ये नई, जलोढ़, इसको मिट्टी को बोलते हैं, और ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ जो नदियों के किनारे की जो भूमि है, तो यहाँ पे वर्ष में नदियों में जो बाढ़ आती है, तो जो मिट्टी है उसकी परत चेंज हो जाती है। ठीक है, जो जिस नदी अपने साथ बाढ़ में कीचड़ बालू लाती है, तो वो मिट्टी की परत पर जो है वो बिछ जाती है, उसकी नदियों के द्वारा लाएगी जो बालू है। तो वो जो बालू होती है अत्यंत उपजाऊ होती है, इसी कारण इस मिट्टी को अत्यंत उपजाऊ माना जाता है। यह भूमि धान, सब्जियां और गन्ने के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम बांगर की। बांगर भूमि क्या होती है? बांगर भूमि जो है वो नदियों के पुराने तटों पर ऊंचाई वाली जगहों पर पाई जाती है। जैसे मान लो अब जो खादर का एरिया 3 से 4 किलोमीटर का हो गया नदियों के आसपास का, उसके बाद का जो एरिया है वो बांगर होता है। यानी वहां पे जो है नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, यानी वहां वर्षों से, सालों से कोई बाढ़ नहीं आई है, तो उसको बोलते हैं बांगर। इसको प्राचीन जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं, खादर को नवीन जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मिट्टी होती है पुराने तटों पर ऊंचाई वाली जगहों पर पाई जाती है। यह खादर से पुरानी मिट्टी है और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। कम उपजाऊ का मतलब ये है कि ये खादर मिट्टी से कम उपजाऊ है। ठीक है, वैसे कम उपजाऊ नहीं है, खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ है, लेकिन सिंचाई और उर्वरकों के उपयोग से इसमें बड़ी मात्रा में गेहूं, गन्ना और दलहन जैसी खेती आसानी से की जाती है। ठीक है, ज्यादातर जो मिट्टी है वो बांगर मिट्टी है। ठीक है, तो वहां पर जो मिट्टी है, यहाँ पर गेहूं, गन्ना और दलहन की खेती की जाती है। बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए खादर से जो है कम उपजाऊ मानी जाती है। उम्मीद करता हूँ बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। यही क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि खादर मिट्टी या बांगर मिट्टी किसको बोलते हैं, यानी बांगर मिट्टी की महत्वपूर्ण फसलें बताइए। तो बांगर मिट्टी की जो महत्वपूर्ण फसलें गेहूं, गन्ना और दलहन जैसी खेती इसमें की जाती है। जो हमारी खादर मिट्टी होती है उसमें धान, सब्जियां, गन्ने आदि जो उगाए जाते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ तराई भूमि की। तराई भूमि जो होती है, यह भूमि उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में नेपाल सीमा के पास फैली है। यह भूमि नम रहती है क्योंकि यहाँ भूजल स्तर काफी ऊंचा है, यानी जो वाटर लेवल है काफी ऊंचा होता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी धान, गन्ना और मक्का जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम पठारी भूमि की। जो पठारी भूमि होती है, यह भूमि बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ की भूमि पथरीली और कठोर होती है, क्योंकि यह पठारी भाग है, तो यहाँ की भूमि में मोटे कंकड़, पत्थर आदि पाए जाते हैं, जिससे यहाँ पर कृषि करना अत्यंत कठिन है। हालांकि वर्षा आधारित खेती यहाँ पर की जाती है, जिसमें से मुख्यतः मोटे अनाज और कुछ दालें यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, पठारी भूमि में, तो यहाँ जो भूमि है वो कंकरीली और पथरीली भूमि है पठारी भाग में, यानी ये प्रदेश का, हमारे प्रदेश का दक्षिणी भाग है, जिसको हम पठारी भाग बोलते हैं।
कि जो हमारे यहाँ पे जहाँ से जालौन वगैरह जो क्षेत्र है यहाँ का, तो ये सब पठारी भूमि में आता है। आगे हम बात कर लेते हैं भूमि उपयोग का स्वरूप क्या है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग को मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिनमें सबसे अधिक जो है कृषि योग्य क्षेत्र है, इसके बाद हमारे वन आते हैं, वन क्षेत्र है, फिर बंजर भूमि पाई जाती है, उसके बाद चरागाह है और हमारे रहने योग्य क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार से जो है भूमियों का उपयोग किया जाता है हमारे प्रदेश में। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी की, थोड़ी सी मिट्टियों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है मिट्टियों से। तो मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश की मिट्टी का स्वरूप विविध है, यानी यहाँ पे कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राज्य मुख्यतः जो है गंगा और यमुना नदियों के समतल मैदानों में बसा होने के कारण यहाँ की मिट्टी अधिकांशतः जलोढ़, ठीक है, जो ज्यादातर मिट्टी उत्तर प्रदेश में वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता, रंग, दानेदार बनावट और उपजाऊ क्षमता क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, जो मिट्टी होती है हमारी, उसकी जो गुणवत्ता है, मिट्टी का जो रंग है, मिट्टी की जो बनावट है और उपजाऊ मिट्टी के हिसाब से वो जैसे क्षेत्र चेंज होता है तो मिट्टी भी बदल जाती है वहाँ की। ठीक है, तो जैसे हमारा मध्य के मैदान की मिट्टी अच्छी मिट्टी मानी जाती है, अगर हम दक्षिण में जाए तो वहाँ पठारी मिट्टी हो जाती है। अगर मध्य के मैदान में जैसे हम कुछ क्षेत्र, जैसे मेरठ वाला क्षेत्र है, ठीक है, मेरठ वाला क्षेत्र हो गया या बुलंदशहर वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ की मिट्टी अच्छी पाई जाती है। जैसे हम इधर चले जाएंगे एटा, इटावा, मैनपुरी साइड में, तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो क्षेत्र के हिसाब से जो है मिट्टी में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे भाबर और तराई क्षेत्र की मिट्टी, यानी भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा, उसके बाद हमारे मध्य का जो मैदानी क्षेत्र है उसकी मिट्टी, एंड उसके बाद दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मिट्टी। तो हम मिट्टी को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे कि भाबर और तराई क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और मध्य का जो मैदानी क्षेत्र है जिसको हम गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र भी बोलते हैं, तो इसमें किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किस मिट्टी में क्या खासियत होती है। उसके बाद दक्षिण के पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं आगे। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक मैप बनाया है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जो मैंने मिट्टी के डिस्कस किया था। यहाँ पे भाबर और तराई क्षेत्र किस क्षेत्र को बोलते हैं, उसके बाद मैदानी क्षेत्र कौन सा होता है, फिर दक्षिण का पठारी क्षेत्र कौन सा होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो मैप है। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ से इस चीज को मैं शुरुआत करता हूँ, देखो यहाँ पे। तो ये जो क्षेत्र है, सबसे ऊपर का क्षेत्र जो है, इसको बोलते हैं हम भाबर क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र है, ये भाबरी क्षेत्र है। एक सेकेंड, पेन का जो है कलर चेंज कर लेते हैं, इसको रेड कर लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ का, तो यहाँ पे जो है ये भाबर क्षेत्र कहलाता है। ये जो ऊपर का क्षेत्र है ये भाबरी क्षेत्र है, और जबकि भाबर के जो नीचे का क्षेत्र होता है, एक सेकेंड, भाबर के जो नीचे का क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र एरिया है इसको बोलते हैं तराई का क्षेत्र। ये तराई एरिया है। तो तराई जो एरिया है वो भाबर के दक्षिण में होता है। तो ये हमने देखा यहाँ पे, ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं हम भाबर, और ये होता है भाबर के जो दक्षिण में ये तराई क्षेत्र। तो यहाँ कुछ मिट्टी पाई जाती है भाबर और तराई क्षेत्र में। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं जो ये मध्य का मैदान है, ये वाला जो है इसको बोलते हैं मध्य का मैदान। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं मध्य मैदान। तो मध्य का मैदान, इसको हम गंगा यमुना का दोआब भी बोलते हैं, मध्य मैदान को गंगा यमुना का दोआब। तो गंगा यमुना का जो दोआब है, ये जो है यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है ये अत्यंत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। खेती के हिसाब से सबसे अच्छी जो है मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, सबसे अच्छा जो है क्षेत्र इसको माना जाता है। गंगा यमुना दोआब के बाद जो हमारा आता है ये वाला एरिया, यहाँ से जो एरिया शुरू होता है ये, तो ये जो नीचे का जो एरिया है ये सारा एरिया जो है पठारी क्षेत्र है। यहाँ पे कंकरीली और पथरीली जो है मिट्टी पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र है इसको हम नाम दे देते हैं पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र, यहाँ पे कंकर पत्थर इस तरह से मिट्टी में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एकदम से आपने मैप को समझा होगा।
तो ये जो क्षेत्र है हमारा, ये सबसे ऊपर का क्षेत्र भाबर क्षेत्र हो गया, और भाबर के जो दक्षिण में भाबर के जो नीचे का क्षेत्र है वो हमारा होता है तराई क्षेत्र। ठीक है, यहाँ की मिट्टी काफी नम होती है क्योंकि यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो काफी ऊपर पाया जाता है, यानी यहाँ पे हमारे 30-40 अगर हम फीट खोदेंगे तो पानी आसानी से निकल के आता है। तो ये तराई क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा होती है और यहाँ चावल की फसल ज्यादा उगाई जाती है। तो आपने ये चीजों को समझा मैप के माध्यम से, भाबरी क्षेत्र कौन सा होता है, मध्य का मैदान कौन सा होता है, सारा जो है मध्य का मैदान है यहाँ से यहाँ तक का, और मध्य के मैदान के बाद हमारा पठारी क्षेत्र आता है। इसको दूसरे मैप से समझते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र है हमारा, ये जो क्षेत्र है यहाँ का, ठीक है, ये हिमालय के नजदीक का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा होता है भाबरी। इसको हम भाबरी क्षेत्र बोलते हैं, इसको हम भाबर बोलते हैं, भाबर। ठीक है, भाबर के बाद जो आता है नीचे, देन इसके नीचे जो आता है, पेन चेंज कर लेते हैं, इसके नीचे का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये तराई क्षेत्र। ठीक है, यहां से यहां तक का जो है ये हमारा तराई क्षेत्र है, तराई का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है और यहाँ पे चावल की फसल काफी मात्रा में उगाई जाती है। ये हमारा तराई क्षेत्र हो गया। उसके बाद ये जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सारा जो मैदान है यहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया है, ये एरिया जो है ये मध्य का मैदान कहलाता है, ये गंगा यमुना का दोआब कहलाता है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, और इसके बाद का जैसे जालौन, जालौन वाला क्षेत्र, ये झांसी वाला, ये हमारा हमीरपुर हो गया, ये फतेहपुर हो गया, बांदा हो गया। तो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ का इस चीज को देख लेते हैं बड़ा करके। ये वाला जो क्षेत्र है जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये सारा जो क्षेत्र है ये सारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से ये पठारी क्षेत्र जो है लग जाता है। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी कंकड़ीली और पथरीली होती है, यहाँ पे खेती करना जो है संभव नहीं है। ठीक है, तो कुछ मोटे अनाज, दालें वगैरह यहाँ पर जो उगाई जाती है। तो ये हो गया पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। ठीक है, और जो हमारा ये वाला ऊपर का जो एरिया है ये हमारा गंगा यमुना का दोआब यानी मध्य का मैदान इसको कहते हैं। और देन आपने ये चीजें समझ लिए, यहाँ पे जो होता है हमारा कौन सा, भाबर हो गया, भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो चीजें एकदम से क्लियर है सारी। तो चलते हैं हम आगे थोड़ा सा, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ देख लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं भाबर और तराई क्षेत्र की मिट्टी की। भाबर और तराई क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्षेत्र मैंने आपको अच्छे से बता दिया है मैप में। तो अब इसको समझने में आपको आसानी रहेगी और चीजों को आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाबरी क्षेत्र किसको बोलेंगे और तराई क्षेत्र किसको बोलते हैं। ठीक है, और मध्य का मैदानी क्षेत्र कौन सा होता है, और उसके बाद हमारा पठारी क्षेत्र कौन सा होता है। तो यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले हम भाबर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी की। तो भाबर और तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है, यहाँ पे प्रदेश के जो उत्तरी भूभाग है अर्थात भाबर क्षेत्र में बह रही हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होता है। जो हमारा भाबरी क्षेत्र है वहाँ की जो मिट्टी है वो हिमालयी क्षेत्र में जो नदियां बह रही हैं उनके जो भारी निरपेक्ष नदियों के साथ में जो भी मोटी बालू, कंकड़, पत्थर आते हैं उससे निर्मित क्षेत्रों को हम भाबर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिट्टी में मोटा बालू, अधिक कंकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए मिट्टी में जल छनकर नीचे चला जाता है। ठीक है, जो जैसे मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर जो कंकड़ पत्थर अगर हम बिछा दें और उसके ऊपर हम किसी गिलास से अगर पानी डालेंगे तो जो पानी है वो कंकड़ों पत्थरों के नीचे चला जाएगा और पानी नीचे नीचे बह जाएगा। ठीक है, पानी जो नीचे नीचे बहेगा, यानी यहाँ पर जो है हल चलाकर खेती करना असंभव है। ठीक है, क्योंकि जो भूमि की परत है उस पर काफी मोटी परत एक कंकड़ पत्थरों की जमी हुई है, जिनके कारण यहाँ पर जो खेती नहीं की जा सकती। इसी कारण यहाँ पे लिखा हुआ है जल के न ठहरने के कारण यहाँ खेती करना जो है असंभव माना जाता है। ठीक है, पानी जब ऊपर रुकेगा ही नहीं तो जो है खेती जो है यहाँ पर नहीं की जा सकती है। जबकि भाबर के जो दक्षिण में तराई क्षेत्र होता है, यहाँ की मृदा समतल होती है, नम होती है और दलदली और उपजाऊ भी होती है। ठीक है, यहाँ धान अथवा गन्ने की खेती की जाती है, बड़े आराम से यहाँ पर धान और गन्ना जो है उगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपने भाबर और तराई क्षेत्र को अच्छे से समझ लिया होगा। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं
मध्य के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी की। मध्य के मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो खादर और बांगर, ये हमने इसको पीछे डिस्कस किया था। अब इसको हम एक बार और देखेंगे मिट्टी वाले इस पार्ट में, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो मृदा हर साल नदियों में आने वाली बाढ़ के साथ परिवर्तित होती है, ठीक है, यानी मिट्टी की जो परत है वो बाढ़ के साथ परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, उसे खादर या कछारी मिट्टी कहते हैं। इस मृदा का रंग हल्का भूरा होता है तथा यह महीन कणों से बने होने के कारण इसमें जल को रोक के रखने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी को बलुआ दोमट या मटियार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी जो समझ विकसित करेगी, आपको पता रहेगा खादर क्या है और हमारा बांगर क्या है। अगर बांगर को देखें तो यह मिट्टी गंगा तथा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है और यह वह भूभाग है जहां पर इन नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, यानी ये तटों से तो काफी दूर पाई जाती है और ऊंचाई पर पाई जाती है। उन क्षेत्रों की मृदा को बांगर या प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी किसको बोलेंगे? बांगर को। और नवीन जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं? खादर को। ठीक है, जो मिट्टी हर साल परिवर्तित होती रहती है वो होती है खादर। तो यह खादर मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। इस मिट्टी को दोमट, मटियार दोमट या मटियार बलुई दोमट भी कहते हैं। सामान्यतः सामान्यतः सघन कृषि के कारण इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की कमी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर साल दर साल जो है खेती की जा रही है और वर्षों से इस मिट्टी में कोई बाढ़ ना आने के कारण इस मिट्टी की जो परत जो है वो ऐसी की ऐसी है और इसके कारण इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की भी कमी हो गई है। आगे बात कर लेते हैं इस क्षेत्र की अन्य मिट्टियां, जैसे भूड़। इस क्षेत्र में भूड़ मिट्टी भी पाई जाती है। तो यह मिट्टी हल्की दोमट एवं बलुई होती है। गंगा, यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में बहुत लंबे समय से बने हुए 15 से 20 फीट ऊंचे टीलों को ही भूड़ कहा जाता है। इस मिट्टी के कण जो है बड़े और खुरदरे होते हैं। ठीक है, आपने भूड़ देखा होगा। तो ये मिट्टी काफी रेतीली टाइप की होती है और इस मिट्टी में जो है रेत के ऊंचे ऊंचे टीले लग जाते हैं, 15 से 20 फीट ऊंचे। तो इस मिट्टी में जल की आवश्यकता ज्यादा होती है। अगर तुम इसमें मिट्टी में पानी डालोगे तो आप देखोगे मिट्टी थोड़ी देर बाद ही सूख जाती है। तो ये जल को धारण नहीं कर सकती अधिक समय तक, बहुत जल्दी सूख जाती है। तो यहाँ भी जो खेती है वो कम ही की जाती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की आवश्यकता अधिक होती है। नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है तो वो जलोढ़ होती है। और पूरे भारत में भी सबसे अधिक जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लगभग भारत के 30% क्षेत्रफल पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं काली मिट्टी की, काली या रेंगुर मिट्टी। ठीक है, ये आज के टॉपिक में लास्ट मिट्टी है। उसके बाद हम अगले टॉपिक में आगे की मिट्टियों को डिस्कस करेंगे। तो काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी अधिक नमी धारण कर सकती है। रेंगुर मिट्टी प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र तथा कुछ बुंदेलखंड क्षेत्र में भी पाई जाती है। बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र जो है वहां पर भी जो काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इसको काली कपासी मिट्टी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आगे की जो मिट्टियां हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ दिन। जय हिंद।